ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं आपके समक्ष थोड़ा एक यूनिक टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक है गोवा और पौंडीचेरी विभाजन से कैसे बचा। भारत के विभाजन के विषय में हम बहुत कुछ जानते हैं। आपको पता है कि इंडिया तमाम प्रयासों के बावजूद भी पार्टीशन को नहीं रोक सका और फाइनली द फर्स्ट जनरेशन ऑफ लीडरशिप पार्शियली सक्सेसफुल रहे, परंतु पार्शियली विफल हो गए, इस मोर्चे पर अनसक्सेसफुल हो गए। लेकिन इससे इतर एक और भी मुद्दा है जिस पर आज हमारा ध्यान नहीं जाता, और वह मुद्दा है गोवा और पौंडीचेरी के विभाजन से बचने का मुद्दा। देखिए, इतिहास में कुछ ऐसे दिलचस्प प्रसंग होते हैं जिन्हें हम समय के साथ भुला देते हैं, लेकिन वह कहीं ना कहीं हमारी जो पहली जनरेशन होती है, पुरानी पीढ़ी होती है, उसके कलेक्टिव विजडम को दर्शाती है कि कैसे उन्होंने एक छोटा सा निर्णय लेकर एक इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना को प्रभावित कर दिया। ऐसा ही मैं एक प्रसंग आपके साथ शेयर करना चाहता। हालांकि मैं इस प्रसंग के विषय में बहुत पहले से जान रहा था, लेकिन जब मैं इस वीक में इस बुक को रीड कर रहा था तो फिर मेरा ध्यान उस घटना की तरफ गया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने ऑडियंस से शेयर करूं विद द पीपल ऑफ द स्टेट्स ऑफ भारत। ये एक इंडियन एक्स ब्यूरोक्रेट्स है, संजीव चोपड़ा एंड एक्स IAS यू कैन से। तो उनको दिलचस्पी इन बातों में है, इन्होंने इस बुक को लिखी और ये बुक मुझे काफ़ी पसंद आया, विशेषकर इसलिए कि जब मैंने 2022 में मैंने जब जनरल स्टडीज़ के पेपर में एक क्वेश्चन देखा जो इंडियन स्टेट्स के फॉर्मेशन पर था कि कैसे 19th सेंचुरी से लेकर कॉन्टिन्यूसली इंडियन स्टेट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रिफॉर्मुलेट हो रहा है, तो बरबस मुझे इस बुक की याद आई कि भाई इस बुक से डायरेक्टली वो क्वेश्चन इंस्पायर्ड था। तो मैंने सोचा कि चलो ये कम से कम यह प्रसंग मैं आप लोगों से शेयर करूं। घटना कुछ यूं है कि जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहली चुनौती हमारे समक्ष थी भारत के बाल्कनाइजेशन को रोकने की। बाल्कनाइजेशन का मतलब है कि भारत छोटे छोटे टुकड़ों में न बट जाए, इस पर हमें केयरफुल रहना था। पहला प्रॉब्लम तो मुस्लिम लीग ने क्रिएट किया। एक बहुत लंबी बहस चली, बहुत लंबे कन्फ्लिक्ट चले, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे, ब्रिटिश थे, मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस थी, बार्गेनिंग एंड काउंटर बार्गेनिंग चली। बहुत सारे इंडियन पार्टीज ने भी इसमें अपना अपना मत प्रकट किया। इंडियन सोशलिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, ऑल प्लेड देयर रोल टू एवर्ट द कंडीशन ऑफ पार्टीशन, बट इट डिडंट, यू कैन से इट कुड नॉट बी एवर्टेड। इसको टाला नहीं जा सका। कुल मिलाकर यह घटना घटित हो गई जो इतिहास की एक दुखद घटना थी। ब्रिटिश क्लेम करते हैं कि उन्होंने हमें एक नेशन बनाया, यूनिफाई किया। तो चलिए, ये जितना आप यहां मैप पर अगर देखें तो जितना येलो पार्ट दिखता है वो ब्रिटिश के द्वारा यूनिफाई किया हुआ है, लेकिन डलहौजी के एरा के बाद उन्होंने एक्सपेंशन को रोक दिया। ये हमारे लिए तो अच्छा भी था और अभी वो लग रहा था कि शायद ब्रिटिश इंडिया में इसका, लेकिन ब्रिटिश इंडिया का पार्ट अगर ये पूरा का पूरा बनता तो पता नहीं पाकिस्तान इसमें कितना शेयर का दावा कर बैठता। लेकिन चलिए, जितना येलो पार्ट है वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है। तो इसमें अगर हम टोटल नॉर्मली अगर मैं अपने स्टूडेंट्स और व्यूअर्स से पूछता हूं कि अच्छा चले, जब भारत को आज़ादी मिली उस समय भारत कितने पार्ट में बटा हुआ था, तो वो 2 पार्ट में बताएंगे प्राय, क्योंकि बरबस ध्यान वही जाता है कि 2 पार्ट में उसका डिवीजन था। एक तो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था और दूसरा पार्ट था जिसको हम कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स मतलब देसी राज्य, क्योंकि जो सेमी इंडिपेंडेंट देसी राज्य बचे हुए थे जिसको ब्रिटिश ने डायरेक्टली अनेक्स तो नहीं किया था, लेकिन ब्रिटिश उस पर अपनी सर्वोच्चता का, पैरामाउंसी का दावा कर रहे थे। तो ऐसे लगभग 563 स्टेट्स थे जो एग्जिस्ट कर रहे थे। उनका आकार एक छोटा सा गांव की तरह भी था, और हैदराबाद और कश्मीर जैसे बड़े स्टेट्स भी थे। 50 स्टेट्स तो ऐसे थे जिनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने ब्रिटिश को सहायता भी की थी, उसमें पार्टिसिपेट कर चुके थे। लेकिन मैं आपका ध्यान एक और बात की तरफ इंगित करना चाहूं कि इस 2 के अलावा और भी 2 रीजन था। एक रीजन था गोवा, और आप जानते हो दादर एंड नागर हवेली और पौंडीचेरी, वो सब भी उसी एक फॉरेन कंट्रोल में ही था, क्योंकि जो गोवा है, और आप देखेंगे गोवा, दमन एंड दीव, एंड इधर दादर एंड नागर हवेली, इधर पौंडीचेरी। मेनली आप
बाकी छोटी छोटे को आप इग्नोर कर दें। वैसे मैं आपको दिखा दूं कि आप अगर देखेंगे तो ये गोवा का पार्ट आपको यहाँ क्लियरली दिखेगा, यहाँ पर आपको पौंडीचेरी का पार्ट दिखेगा, अब उसको पुडुचेरी बोलते हैं, और ये आपको दिखेगा दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली का पार्ट। तो चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि ये पार्ट है जो फॉरेन कंट्रोल में है, लेकिन हम दो ही पार्ट को मुख्य रूप से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जहां तक दादरा और नागर हवेली का है की बात हमने कही या दमन एंड दीव का कही, तो उसके लिए हमें किसी फॉरेन कंट्री से निगोशिएट नहीं करना पड़ा, क्योंकि पीपुल ने अपने प्रयास से उसको डी फैक्टो इंडिपेंडेंट बना लिया था। हालांकि बाद में उसका अप्रूवल मिला, यह बात दूसरी है, और बाद में उसको हमने इंडियन यूनियन में शामिल किया, लेकिन लोगों के इनिशिएटिव से वो पहले ही हो चुका था। इन दो पर हमें और भी निगोशिएशन करना था, तो टोटल 4 हो गए। एक ब्रिटिश इंडिया, दूसरा प्रिंसली स्टेट्स जिसमें देसी रियासत है, तीसरा पौंडीचेरी और चौथा गोवा। पौंडीचेरी फ्रेंच कंट्रोल में था और गोवा ये पोर्चुगीज कंट्रोल में था। गोवा पर पुर्तगीजों का कब्जा था और उन्होंने उस पर बहुत ही स्ट्रांग कंट्रोल बना रखा था। अब घटना ऐसे हुई कि पहले चरण में ब्रिटिश ने हमारे साथ एक निगोशिएट किया और जिन्ना और लीग ने भी निगोशिएट किया। तो म्यूचुअल निगोशिएशन से तय हुआ भारत का पार्टीशन, जो आजादी के साथ भारत को पार्टीशन मिलना था, और 14 अगस्त को पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस हुआ। तो जब हम डिवाइड हुए तो डिवाइड ऑब्वियसली कैन से ब्रिटिश इंडिया के क्षेत्र का डिवीजन हुआ, तो वो तो क्लियर हो गया उसका टाइटल कि ब्रिटिश इंडिया में कितना पार्ट होगा और ब्रिटिश पाकिस्तान में कितना पार्ट होगा। ये पहले ही ब्रिटिश के साथ निगोशिएशन होकर माउंटबेटन प्लान के तहत ये तय हो गया, उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। सबसे अहम बात यह हुई कि जो प्रिंसली स्टेट्स है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट या कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी कि भाई आपका उस पर पैरामाउंट से सर्वोच्चता है, तो आप ऐसा करिए, जब पावर को आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो कम से कम उतना पावर तो आप ट्रांसफर कर दीजिए इस नए डोमिनियन को। मैं उसकी चर्चा करूंगा, द डोमिनियन ऑफ इंडिया। जो पावर आपके पास था, जैसे आपने उनसे जो पावर ले रखा था और जितना वो आपके मातहत थे, उतना आप हमें ट्रांसफर कर दीजिए, फिर हम उनसे डील कर लेंगे। ब्रिटिश उसके लिए तैयार नहीं थे। ब्रिटिश कहते थे नहीं, जिस दिन हम यहां से जाएंगे हमारी सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी, हमारे पैरामाउंटसी समाप्त हो जाएगी और ये इंडिपेंडेंट होंगे, एंड यू आर जस्ट फ्री टू निगोशिएट विद देम, वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी इंटरवेंशन, मोस्ट वेलकम। और मुझे खुशी होगी कि वो आपके साथ मर्ज कर जाएं, लेकिन हम डायरेक्ट उनकी चाबी आपको नहीं देंगे। अब वो कह रहे हैं कि भाई वो मर्ज कर जाए तो हमें खुशी होगी, लेकिन हम आपको डायरेक्ट चाबी नहीं देंगे। तो ये बात तो तय हो गई कि ब्रिटिश हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करने वाले। हालांकि समय के साथ उनका नजरिया थोड़ा बहुत बदलता गया। कैबिनेट मिशन योजना में तो उन्होंने इस पर कोई बात नहीं की थी या प्रिंसली स्टेट्स पर डील नहीं किया था। फिर आगे जब 28 फरवरी 1947 को एटली की गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन आया, तो थोड़ा सा वो सॉफ्ट पड़ी, वो उस डिक्लेरेशन में उस घोषणा थोड़ी सॉफ्ट थी, थोड़ी कोमल थी, और थोड़ा सा दिलासा दिया गया था कम से कम इंडिया को कि देखिए, उस स्टेट्स को कहा गया था कि अगर आप इस नए डोमिनियन के साथ होना चाहेंगे तो ब्रिटिश सरकार को खुशी होगी, जैसा बिपिन चंद्र कहते हैं। अब कितनी खुशी होगी और अगर आप नहीं शामिल होना चाहेंगे तो कितना गम होगा, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो खैर चलिए, वो बात हुई। लेकिन 1947 में जब माउंटबेटन आया तो माउंटबेटन का थोड़ा और भी सॉफ्ट नजरिया था। कम से कम उसने यह कह दिया, जो देसी रियासत थी, कि देखिए आप अगर चाहेंगे हम इंडिपेंडेंट हो तो हम आपको वही डोमिनियन का दर्जा या डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं देंगे जो हमने डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को दिया हुआ है। खैर एनीवे, इनकी कहानी अलग है कि अलग अलग इनका मर्जर हुआ। अब बात आई जब इनका मर्जर चल ही रहा था और जिस समय ब्रिटिश हमें स्टेटस डोमिनियन दे रहे थे। अब आप लोगों को फिर यह जिज्ञासा होगी, भाई ये डोमिनियन स्टेटस क्या है या कंप्लीट इंडिपेंडेंस क्या है? ये एक अलग तरह की बात है। तो मैं आपको बता दूं कि जब इंडिया को आजादी मिली थी तो इंडिया को डोमिनियन ऑफ इंडिया
और पाकिस्तान को डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान कहा गया। उसका नाम ही दिया गया डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। तो कई बार क्या होता है, क्लास में भी मैं होता हूं तो स्टूडेंट्स का एक बड़ा ही पेट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज डोमिनियन स्टेटस। तो बेसिकली यह जो कुछ एक जो व्हाइट डोमिनेटेड कॉलोनीज थी जिसमें श्वेत जनसंख्या अच्छी खासी थी, तो उसी उपनिवेश के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश ने ये डोमिनियन शब्द को जन्म दिया था। जैसे साउथ अफ्रीका के लिए था, ऑस्ट्रेलिया के लिए था, न्यूजीलैंड के लिए था। तो इस सब तरह के जो व्हाइट कॉलोनीज थे उसके लिए डोमिनियन स्टेटस टर्म आया और बाद में उनको इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन डोमिनियन के रूप में बहुत समय तक वो कायम रहे। इंडिया जिस समय आजादी ले रहा था उस समय इंडिया के पास एक चॉइस यह था कि इंडिया कंप्लीट फ्रीडम के आधार पर होता कि भाई हम कंप्लीट स्वतंत्र है, ये डोमिनियन वगैरह को ताक पर रखिए, ये शब्द हमारे साथ नहीं चलेगा। लेकिन अब आपको भी जिज्ञासा होगी भाई डोमिनियन में होना क्या था। होना यह था कि एक तो हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के पार्ट हैं, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ उनका एक जैसे ब्रिटिश एक्स कॉलोनीज का एक समूह था, तो हम भी उसके पार्ट हैं, नंबर 1। और नंबर 2 उसमें एक यह भी बात थी कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारा जो सिक्योरिटी है, डिफेंस है, उस पर आपका क्लेम होगा और प्लस आपके कुछ और भी राइट्स इंडिया में बने रहेंगे। तो जाहिर है कि जब 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली या 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिली, तो वी डिडंट गेट फ्रीडम ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, बल्कि हम लोगों ने डोमिनियन स्टेटस के आधार पर ही प्राप्त किया। तो फिर आप में क्यूरियोसिटी होगी भाई ऐसा क्यों किया, हम छोड़ देते हैं। बोलते नहीं ठीक है, हम आपको कंप्लीट फ्रीडम ही देना है। तो उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था, प्रॉब्लम एक नहीं दो। एक प्रॉब्लम तो यह आ रहा था कि माउंटबेटन ने भारतीय हुक्मरान को इस बात के लिए कन्विंस किया कि अगर आप डोमिनियन स्टेटस के आधार पर अगर आप फ्रीडम नहीं लेते हैं और आप कंप्लीट फ्रीडम के आधार पर फ्रीडम लोगे, तो उसमें एक दिक्कत यह आएगी कि जो देसी राज्य जो कुछ आपके साथ जिन्होंने विलय नहीं किया है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट थे जो 15 अगस्त तक तो कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, इन तीनों को छोड़कर सभी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन इन तीनों ने नहीं किया था। लेकिन जिस समय माउंटबेटन प्लान लाया जा रहा था जून में, उस समय तक बहुत सारे स्टेट्स ने साइन नहीं किया था। तो माउंटबेटन ने कांग्रेस लीडरशिप को डराया, कहा कि देखिए अगर आप डोमिनियन का स्टेटस नहीं लेते हो तो फिर जिस समय आपको हम कंप्लीट फ्रीडम का स्टेटस देंगे तो बहुत सारे आपके पिछले स्टेट्स कहेंगे कि अब हम फ्री हैं। अभी कुछ समय तक वो इसलिए मन मारकर आपके साथ रहेंगे कि आप भी एक डोमिनियन हो और वो भी एक डोमिनियन है, और इसी बीच आप निगोशिएट कर लेना। तो इंडियन लीडरशिप को भी कन्विंसिंग लगा। एक फैक्टर यह है। सेकेंड फैक्टर यह है कि अगर हम उस समय कंप्लीट फ्रीडम ले लिए होते तो हमारी जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी और ब्रिटिश आर्मी जो हमारे साथ काम कर रही थी, आप जानते हो कि हम उस समय अपने नेशनल कैरियर के सबसे एडवर्स कंडीशन में थे। रिफ्यूजीज क्राइसिस था, दंगे चल रहे थे, एंड यू आर फेसिंग सो मेनी सोशियो इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेज एट दैट टाइम। अब जरा कल्पना करिए कि ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी अगर विदा हो जाती और ब्रिटिश आर्मी भी यहां से चली जाती, तो ऐसा बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम खड़ा हो जाता कि हम उसको भर नहीं पाते। और जिस समय हम कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो जाते, उस समय उनका यहां रहना इंटरनेशनल लॉज के अनुसार एक्सेप्टेबल नहीं होता। उसके लिए फिर हमें कुछ दूसरा प्रबंध करना होता, मतलब कि उनके साथ हमारी कोई दूसरी ट्रीटी करनी होती, तभी ऐसा संभव होता। क्योंकि वो तो कोई न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं, तो एक कंट्री थे, और हम इंडिपेंडेंट होते तो एक सॉवरेन कंट्री में रहने का उनका कोई राइट नहीं होता। तो खैर दो कारणों से हमने डोमिनियन का स्टेटस लिया। देयर वर द टू कॉजेज, दीज वर द टू कॉजेज। लेकिन इस टू कॉजेज से हमारा अभिप्रेत या इस लेक्चर का अभिप्रेत पूरा नहीं हो रहा है। हम बेसिकली ये आपको बताना चाहते कि हमने जो डोमिनियन यहां पर लिया है, वो डोमिनियन का प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता। देखिए, हमने टर्म लिया डोमिनियन ऑफ इंडिया, जो अभी विवाद का विषय है, जो हम जिक्र विशेष करना चाहते हैं। अभी पाकिस्तान को काटिए, इनसे हमको अभी तत्काल कोई लेना देना नहीं है। तो डोमिनियन ऑफ इंडिया टर्म का हमने यूज किया। तो जिस समय ये टर्म बनकर आया, मैं आपको बताना चाहता कि उस समय इंडिया की साइड से दो ऐसे व्यक्तित्व थे जो विशेषकर देसी रियासतों के विलय पर बहुत
स्ट्रांगली डील कर रहे थे। और एक राज्य विभाग बना था, स्टेट डिपार्टमेंट, उसके हेड वल्लभ भाई पटेल थे। उनके जो होम सेक्रेटरी थे, और वो होम सेक्रेटरी होने के साथ साथ स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का पद भी बीपी मेनन को मिला हुआ था, जो केरला से थे और अति प्रतिभाशाली थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि वल्लभ भाई पटेल ने जो राष्ट्र के लिए किया, ये तो हम सभी जानते हैं, और हमने यथासंभव उन्हें सम्मान भी दिया है। लेकिन बीपी मेनन वास्तव में एक अनसंग हीरो है। मैं उससे आपको अवगत कराना चाहता, क्योंकि उसने जो इस भारत के नेशन बिल्डिंग के लिए किया है वो भी सराहनीय है। बीपी मेनन पर मुझे लगता है किसी साउथ इंडियन एक्टर को एक मूवी बना देना चाहिए, क्योंकि उस एक तो बीपी मेनन का लाइफ ही इतना कलरफुल है कि मुझे लगता है जब वो केजीएफ जैसी मूवी बना सकते हैं, तो बीपी मेनन पर भी मूवी बनाना चाहिए कि हु हैज स्टार्टेड हिज कैरियर इवन एज ए कूली। वो एक स्कूल ड्रॉप आउट थे, कुछ समय कूली के रूप में काम किया, फिर उसके बाद वो हॉकर के रूप में भी काम किया, और फिर दिल्ली में आए तो लोअर ग्रेड क्लर्क के रूप में काम किया है। और अपनी टैलेंट के बल पर जो इंडियन गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के सबसे हाईएस्ट पोजीशन को ग्रेस किया है। ब्यूरोक्रेसी में उससे बड़ा कोई पोजीशन नहीं था जो बीपी मेनन धारण किया उन्होंने। और उन्होंने जो इंडियन नेशन बिल्डिंग के लिए किया है, उसका एक एग्जाम्पल मैं गोवा और पौंडीचेरी के बारे में देना चाहूंगा, कि जिस समय यह तो तय हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान को डोमिनियन मिलेगा, लेकिन अब डोमिनियन में नाम क्या लिखा जाएगा ये थोड़ा डिस्प्यूटेड था। क्योंकि एक तरफ एक ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी का एक खास डोमिनेंट क्लास था, जिसकी तरफ से बार बार आ रहा था कि देखो यहां डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान शब्द का यूज हुआ है, तो यहां बेटर है कि डोमिनियन ऑफ हिंदुस्तान टर्म का यूज हो, इसी टर्म का प्रयोग किया जाए। बीपी मेनन ने अपने प्रयास से उसे रोका, कहा नहीं, आप यहां डोमिनियन ऑफ इंडिया दीजिए, हम डोमिनियन ऑफ हिंदुस्तान शब्द नहीं चाहेंगे। तो आप कहेंगे भाई डोमिनियन ऑफ हिंदुस्तान, क्योंकि देखो भारत और हिंदुस्तान, इससे तो हमारी बड़ी पुरानी पहचान जुड़ी हुई है। इंडिया तो बहुत ही लेटर नेम है जो ब्रिटिश के द्वारा हमें विकृत किया गया है, तो हमने इंडिया जैसे नाम को चुना और हिंदुस्तान जैसे नाम को नहीं चुना जो हमारी कल्चर लेगेसी से जुड़ी हुई थी। इसकी वजह थी, बीपी मेनन को लगा कि अगर हम यूनियन ऑफ हिंदुस्तान टर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान का मतलब है कि इन दोनों का डिवीजन हो चुका है। अब डोमिनियन ऑफ इंडिया का जो है उस पर डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान का कोई क्लेम नहीं है, है ना। डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान पर डोमिनियन ऑफ इंडिया का क्लेम है। तो उनका कहना था लेकिन डोमिनियन ऑफ हिंदुस्तान जो है वह हिंदुस्तान दोनों की एक कॉमन लेगेसी है। तो अगर इंडिया डोमिनियन ऑफ हिंदुस्तान टर्म का अगर यूज इंडिया की जगह करते हैं हम, तो उसमें प्रॉब्लम यह होगा कि कल को, जैसे देखिए, अब एक बार फिर आप लोग थोड़ा सा इधर आप इस टेक्निकल पहलू पर गौर करिए। हमने जब ब्रिटिश से जो कुछ लिया वो बटा, प्रिंसली स्टेट्स वाले में प्रिंसली स्टेट्स को कहा गया कि भाई अगर आप जो आपको मिलना चाहते हैं कॉन्टिगुअस टू द रीजन मर्ज करिए। कॉन्टिगुअस टू द रीजन का मतलब है कि जो जिस रीजन में अवस्थित है, जैसे अब बलूचिस्तान में जो पार्ट उनका बलूचिस्तान में था, देखो प्रिंसली स्टेट्स जो सिंध में था वो पाकिस्तान के साथ मिले। जो ये बलूचिस्तान में देखो, ये पूरा इतना बड़ा जो ऑरेंज पार्ट है बलूचिस्तान बना है, उसमें बहुत बड़ा पार्ट एक प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर बना है। हाँ, ये हमारा सौभाग्य था जो कह लें कि हमें हमारे रीजन में प्रिंसली स्टेट्स ज्यादा थे, पाकिस्तान में कम था, तो जिन्ना को से कम अट्रैक्शन था। लेकिन हमें भी और उनके उन दोनों क्षेत्रों में उनका मर्जर होना था, उसमें हम कोई रोक नहीं सकते थे। हाँ, एकाध स्टेट्स ऐसा हुआ, जैसे यू कैन फाइंड एन एक्सेप्शन लाइक हैदराबाद। तो हैदराबाद ने थोड़ी सी जिन्ना के साथ वार्ता शुरू की, लेकिन हैदराबाद का एम्बिशन अलग था, वो चाहता था हम खुद को इंडिपेंडेंट रहें। वो जिन्ना को इस मुद्दे पर घास डालने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन चलिए, अब जैसे जूनागढ़ है, तो जूनागढ़ थोड़ा सा जिन्ना से इन्फ्लुएंस था, वो थोड़ा पाकिस्तान की तरफ जाना चाहता था, लेकिन ज्योग्राफिकली हमारा फेवर्ड था, तो हुआ भी। वो मुद्दा नहीं था। मुद्दा यह था कि इंडिया का डिवीजन तो ब्रिटिश ने कर दिया जाते जाते कि भाई ये पार्ट आप लीजिए, ये पार्ट आप लीजिए, एंड ब्रिटिश वर्कड एज ए ब्रोकर बिटवीन द टू। तो वो बटा, प्रिंसली स्टेट्स खुद अपने निर्णय से मिले या फिर पीपुल्स के निर्णय से मिले, पीपुल्स के चॉइस से मिले, जैसा कि आप जूनागढ़ में आपने देखा, जैसा कि आपने हैदराबाद में देखा।
कश्मीर में भी पीपुल्स का चॉइस था, लेकिन उसमें कुछ सिचुएशन दूसरा हुआ। परंतु अब गोवा और पौंडीचेरी है, वो भी तो ब्रिटिश की तरह एक दूसरी पार्टी से मिलना है। तो अब इसमें पाकिस्तान भी घात लगा सकता था कि जिस तरह ब्रिटिश लेगेसी जो मिली है वो इंडिया पाकिस्तान दोनों में बटा है, तो जो पुर्तगालियों से जो क्षेत्र मिले वह फिर इंडिया पाकिस्तान की कॉमन लेगेसी हो, विशेषकर जो मुस्लिम पॉपुलेटेड रीजन है वो पाकिस्तान को मिले। पौंडीचेरी में भी वो चाहेगा कि वे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान के साथ लिंक हो। अगर ब्रिटिश का रीजन अगर डिवाइड हुआ तो पुर्तगीजों को और फ्रेंच रीजन भी मिले। वैसे मैं बताऊं कि फ्रेंच का एक और रीजन भी था जो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि जरूरत पड़ी नहीं। एक बंगाल में चंद्रनगर था, लेकिन चंद्रनगर पहले ही कलकत्ता के साथ हुगली के साथ उसका विलय हो गया, तो वो बिना फ्रेंच गवर्नमेंट के अप्रूवल के ही वो लोकल अथॉरिटी नहीं कर दिया, इसलिए हमने चंद्रनगर का नाम नहीं लिया था। अदरवाइज ये जो मुख्य चीजें थी वो पौंडीचेरी थी। तो बीपी मेनन ने अपना दिमाग लगाया कि अरे अगर हम डोमिनियन ऑफ हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करेंगे तो फिर पाकिस्तान उस पर डिस्प्यूट क्रिएट करेगा। अब ऐसा नहीं है कि गोवा और पौंडीचेरी बट जाता और इंडिया इतनी आसानी से बांट देता, लेकिन वो एक डिस्प्यूट क्रिएट करके हमें प्रॉब्लम करता, वो यूएनओ में मामले को ले जाता, वो और भी इस तरह की इंटरनेशनल नैम के पास नॉन अलाइंड मूवमेंट में इस मुद्दे को लाता, जबकि हम लोग ऑलरेडी नॉन अलाइंड मूवमेंट में और यूएनओ में गोवा के मुद्दे को ले जाना चाह रहे थे, क्योंकि पोर्चुगीज आसानी से गोवा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और हम लोगों की कोशिश नहीं थी कि हम वहां पर अपना मिलिट्री ऑपरेशन के माध्यम से, जैसा कि हम 1961 में गोवा के लिए किया, वो करने के मूड में नहीं थे। हमने एक डेकेड तक इंतजार किया। अब जैसे पौंडीचेरी को देखिए, जब चंद्रनगर को जिस समय लोकल अथॉरिटी ने किया उस समय भी नेहरू और गांधी ने थोड़ा सा हिंट किया कि फ्रांस से भी हम लोगों की थोड़ी बातचीत कर लेनी चाहिए। और 1954 में फ्रांस ने पीसफुली इंडिया को पौंडीचेरी सुपुर्द कर दिया 1954 में। हालांकि आप देखोगे, अगर आप डीकोलोनाइजेशन यानी उपनिवेश मुक्ति का पूरा इतिहास देखोगे तो ब्रिटिश से बड़ा हार्डलाइनर फ्रेंच रहा है, लेकिन पता नहीं भारत के संदर्भ में फ्रेंच का हमेशा बिनाइन चेहरा ही आया है, मॉडरेट चेहरा ही आया है। और इसीलिए आज देखते हो कि आज भी भारत और जो इंडिया और फ्रांस है उन दोनों का एक नेचुरल फ्रेंडशिप जैसा पैदा हो रहा है, जबकि इसके लिए कोई बहुत प्रयास किसी ने नहीं किया है। आज भी जब मोदी और मैक्रोन खड़े होते हैं तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि इन दोनों के पीछे क्या मैग्नेट है। इसकी वजह यह है कि हिस्टोरिकली हम कभी भी फ्रांस से प्रताड़ित नहीं रहे और फ्रांस ने पौंडीचेरी को भी बहुत अच्छे ढंग से सुपुर्द कर दिया। जब मामला गोवा का आया तो पुर्तगीज बिल्कुल ही मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो नेटो के मेंबर थे, वो अहंकार और मद में चूर थे कि हम नेटो की सहायता से करेंगे, और ब्रिटेन से भी बहुत पहले से, पिछले 100 ईयर्स बैक से उनका एग्रीमेंट हुआ पड़ा था, तो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तब हमें मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ा। अब वैसी स्थिति में पाकिस्तान एक नया झमेला यूएनओ में खड़ा करता, एक नया डिस्प्यूट क्रिएट करता, तो एक अनवांटेड सिचुएशन होता, एक अनप्लीजेंट सिचुएशन पैदा होता। उस सिचुएशन को बीपी मेनन ने समाप्त कर दिया। हिंदुस्तान एक कॉमन लीगेसी टर्म थी, उसने सोचा कि चलो हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग ही नहीं करते हैं, हम डोमिनियन ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं। इस पर पाकिस्तान का कोई क्लेम नहीं होगा। जैसे आप इसको ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ में सोचिए, जैसे अगर दादाजी की या पिताजी की प्रॉपर्टी है तो दोनों भाइयों का हिस्सा है, लेकिन ये मेरी सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी है तो भाई ये तो हमारी है। तो मतलब ये हुआ कि उनका ये कहना था कि भाई ये दोनों हमारी सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी है और ये यूनियन ऑफ इंडिया का दावा है, ये डोमिनियन ऑफ इंडिया का दावा है। इसलिए तुमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। हम बहुत पीछे के लेगेसी पर फिर चले गए, कॉमन लेगेसी हमने लेना ही नहीं चाहा। हिंदुस्तान शब्द का हमने वहां पर इस्तेमाल नहीं किया, और ये बीपी मेनन की बुद्धिमत्ता थी, उसका कह सकते हो प्रैग्मेटिक या विजडम था, और इसने एक डिस्प्यूट होने से बचा दिया। तो ये कहना तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कि गोवा और पौंडीचेरी बढ़ जाता, शायद बढ़ता तो भी नहीं, लेकिन हाँ एक डिस्प्यूट क्रिएट होता। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस हिस्ट्री के इस भूले बिसरे प्रसंग को भी आपकी आंखों के सामने लाऊं। मुझे लगता है कि आपको इंटरेस्टिंग प्रसंग लगा होगा। फिर दूसरे लेक्चर के साथ मैं आगे उपस्थित होऊंगा। आज मैं यहीं स्थगित करता हूं। थैंक यू वेरी मच।